Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now in this lecture we are going to start the discussion of question paper of MA Economics entrance from Delhi School of Economics DSC 2021. DSC 2021 में जो MA Economics एंट्रेंस का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट. क्वेश्चन पेपर देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर with respect to xy subject to the constraint x plus y is equal to 100 where b is a parameter taking some fixed value greater than 1. Let v be the minimum value attained as a function of b. Let v dash be a derivative of vb. Which of the following is correct? अरे वाह जी वाह, देखो इसको कहते हैं क्या चालाकी. ये जो एफ एक्स वाई है क्वेश्चन में इसका कुछ पूछा ही नहीं उसने. वो कह रहा है कि एक फंक्शन है वी बी बस यहाँ से लिंक्ड जरूर है लेकिन इसका उससे कोई कनेक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं है. वी एक फंक्शन है और वी को मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करने पे ऑब्वियसली जब मिनिमाइज करते हैं कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं उसको जीरो पुट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं चेक करते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो. तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. वी अगर वी को मिनिमाइज करना है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी डैश बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो. स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं उससे हम लोग. तो इसमें तो कुछ काम ही नहीं, इसका मतलब कुछ रोल नहीं है, समझ रहे हैं, इसका कुछ रोल नहीं है, कुछ करना नहीं है. इसका जो सेकंड फंक्शन दे रखा है वी बी उसको मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो पुट करना है, इतना ही काम है. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 2. Consider any real valued continuous function f defined on the set of all real numbers satisfying f of fx is equal to x for all x belongs to R set of all real numbers. If f is not identity function then which of the following is true. आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, पढ़ाया क्लास में आपको. अगर हम ये कहते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स देन इट इज आइडेंटिटी फंक्शन. तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा तो f ऑफ एफ एक्स क्या होगा, वो होगा एफ एक्स यानी कि x. तो अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन होता तो f ऑफ एफ एक्स सर्टेनली x होता, मगर उसने बोल दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी तो हट गई. अब कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है तो बताइए कि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है. देखो सर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. तो यही मतलब हुआ ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक एग्जांपल लेके बताता हूं. लेट एफ एक्स इज 1/x. तो यहाँ पे अगर मैं एफ इनवर्स एक्स लूंगा, इसका अगर इनवर्स करेंगे तो वो एफ एक्स आ जाएगा. आप चेक करके देख सकते हैं. और अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो एफ ऑफ, मैं यहां कर देता हूं, मैंने कहा लेट एफ एक्स इज 1/x और अगर आप निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स तो होगा 1/fx यानी 1/x क्योंकि एफ एक्स 1/x है तो दिस इज x. तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी बात सही है. एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, नहीं जी कांस्टेंट तो नहीं है कि एफ एक्स तो 1/x है हमारे सामने यहाँ पर. एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. 1/x के बारे में क्या ख्याल है आपका, 1/x का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता हो. तो एफ एक्स है 1/x तो एफ डैश एक्स क्या होगा -1/x². ये नेगेटिव आ रहा है, सर्टेनली नेगेटिव आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स कुछ भी हो ये नेगेटिव ही आने वाला है. तो एफ एक्स क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. अगर किसी वैल्यू पे जीरो भी आ सकता होता, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी पे जीरो आ जाएगा. इन्फिनिटी कोई रियल वैल्यू नहीं है सर, वो नॉट डिफाइंड है. तो रियल नंबर्स के सेट में हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसका ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये शेप बनती है. तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर 2. बाकी 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो भी सही नहीं है. नो फंक्शन अदर देन आइडेंटिटी फंक्शन कैन सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, नहीं जी हमने फंक्शन बता दिया 1/x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f that satisfies f dash x is equal to fx का whole square for all x in some domain of real numbers and also satisfies f2 is equal to 2. Find f of -2. सर देखिए यहाँ पे जब वो कह रहा है आपको कि f of
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो मैं एक काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। सही है इतनी बात, कुछ गलत तो नहीं है? तो यानी जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स है वाई वाई स्क्वायर। तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो आई कैन राइट डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। 1 बाय वाई स्क्वायर मतलब y की पावर -2। वैसे मैं डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता था, मगर कुछ बच्चों को हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। हम जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करते हैं साथ में, ठीक है। तो y पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू x। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो यानी -1 बाय y इज इक्वल टू x प्लस सी। सो दैट मीन्स y इज -1 बाय x प्लस सी। तो यानी एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज -1 बाय x प्लस सी। तो फंक्शन आ गया मेरे पास, मगर उसने आपसे f-2 निकालने को बोला है, f2 गिवन है, f2 इज 2। यानी कि अगर मैं x की जगह 2 रिप्लेस करूंगा तो fx की जगह भी 2 आ जाएगा, इससे c मिल जाएगा मुझे। तो 2 इज इक्वल टू -1 बाय 2 प्लस सी, समझे ना। ये जो इंटरनल वैल्यू होती है x को रिप्रेजेंट करती है, और जो फाइनल आंसर है वो fx को रिप्रेजेंट करता है। तो fx की जगह ये वैल्यू आ गई 2 और x की जगह ये वैल्यू आ गई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 4 प्लस 2c इज -1, so that means 2c is -5, that means c is -5 by 2। सही, राइट। तो fx क्या हो गया, fx इज -1 अपॉन x प्लस सी है ना, तो x -5 by 2। अब आपको निकालना क्या था, f-2 निकालने को बोला है शायद, है ना, f ऑफ -2। आइए जी फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ -2 होगा -1 अपॉन -2 -5 by 2। माइनस ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल, 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 2, तो 1 बाय 4 प्लस 5 9 बाय 2, यानी कि 2 by 9 इज द आंसर, 2 by 9। f-2 is 2 by 9। शाबाश, 2 by 9 तो ऑप्शन ही नहीं है। कुछ गलती करी क्या हमने, एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। एफ डैश एक्स है एफ एक्स का होल स्क्वायर, वाई है डी वाई बाई डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वाई -1 अपन -1 बाई वाई एक्स प्लस सी, वाई -1 बाई एक्स प्लस सी, f2 डाला यहाँ पे। सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, 4 प्लस 2c इज इक्वल टू -1, 2c इज -5 और c -5 बाई 2, एफ एक्स हो गया -1 -5 बाई 2। नहीं सर, हमने तो गलती मेरे को नज़र नहीं आई, आपको नज़र आएगी तो बाद में बताना, मेरे को तो नज़र नहीं आई इसमें गलती कोई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि डीएससी में जब क्वेश्चन कई बार आया तो उसमें कुछ ऑप्शंस गलत मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन जब फाइनल आंसर जब आता है उसमें उसको हटा देते हैं। तो इसको हटा के बाकी आप करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके जी, बाकी फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा दोबारा से, फ्री टाइम में बैठ के एक बार दोबारा चेक करूँगा, लेकिन कोई इतना ऐसा कोई क्या कहूँ कि अफलातूनी क्वेश्चन तो है नहीं जिसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत हो। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है, या यहाँ कुछ गड़बड़ है, f2 इक्वल टू 2 देने में कुछ गलती हो गई है, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है। तो अब हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते एग्जाम बैठ के, तो हमारे ऑप्शंस नहीं मैच करे तो हम इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को। इसको कोई आप यहाँ पर मिस एडवेंचर नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने बैठ जाएं, छोड़ दो, ये गलत होगा क्वेश्चन। और आपको क्योंकि इस क्वेश्चन को रूल आउट कर देना है, वैसे ही उनको रूल आउट कर देना है इन क्वेश्चन को, बाकी जो 49 क्वेश्चन उसमें से मार्क्स देंगे आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं जरा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 to 50 100 to r। ए बी डिनोट्स ए चूज बी, मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो इसका समेशन क्या होगा। ये बहुत बेसिक, इतना आसान पेपर कैसे डीएससी में पूछ सकते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 0 to 100 और क्या है यहाँ पे 100 to r, 0 to 50 है, सॉरी ये है 0 to 50। बहुत ही आसान है, देख के नजर आ रहा है। देखो क्या है ये, बेसिकली जब r को 0 लेंगे तो ये होगा 100 c 0 c 100 0,
आर को 1 लेंगे तो सी 102, आर को 2 लेंगे तो सी 104, समझ रहे हैं, और आर को 50 लेंगे तो सी 100। आपको याद कराता हूँ, देखो आपने पढ़ा है एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 अप टू एन सी एन वगैरह, ये सब क्या होता है, 2n होता है। और एन सी 0 प्लस, अगर हम सिर्फ ऑड की बात करें, एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4, ये होता है 2n-1। ऐसे ऑड का भी यही होता है, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 प्लस 2n-1। ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं क्लास में हमारे साथ, इनके मैंने डेरिवेशन भी करा रखी है बार्नूल थ्योरम के थ्रू। तो कौन सी लग रही है जी यहाँ पे, ये लग रही है प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, 2n-1। n यहाँ पे कितना है, n इज 100, सो दिस इज इक्वल टू 2n-100 यानी 2n-99। 2n-99 ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही मतलब आसान बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं डीएससी के एग्जाम में, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आसान पेपर भी होना चाहिए ना कभी कभी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो हम जब बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं तो हम हर तरह के क्वेश्चन कराते हैं, और ये बच्चों को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है तो एक फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो एक एवरेज और अबव एवरेज बच्चे में एक आसानी से फिल्ट्रेशन हो जाता है। आसान क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, तो उसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो फिल्ट्रेशन ना होने पाने की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो इसलिए जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए मैं मानता हूँ कि, और या जो बच्चे लेबरियस हैं, जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, उनको मुश्किल पेपर पसंद आना चाहिए, आसान पसंद नहीं आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। Suppose that n participants with distinct names arrive for a conference. The organizers have prepared name tags for all of them, but by mistake allocate the name tags randomly to the participants. What is the expected number of participants who will receive their own name tag? देखिए क्या है कि मतलब सपोज 50 लोग आ रहे हैं, उसमें एक कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर 50 लोग आ रहे हैं, सबको उनका एक नेम टैग दे दिया आपने, ठीक है। जिसका नाम सुरेश है उसको सुरेश दे दिया, रमेश को रमेश दे दिया, आयुष को आयुष दे दिया, रश्मि को रश्मि दे दिया, श्वेता को श्वेता दे दिया, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब रैंडमली दे दिए, जो आता गया आपने उठाया, पर्ची पकड़ा दी, ले भी तेरा नेम टैग। हो सकता है उसको अपना नेम टैग मिला, हो सकता है उसको अपना नाम मिला हो, तो सबको अपना नेम टैग मिला, उसका एक ही चांस है, सिर्फ एक ही करेक्ट भी होगा ना, उसके अलावा बाकी तो कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे। सबको अपना नेम टैग मिला, उसका सिर्फ एक ही चांस है, ठीक है। बाकी तो इसमें तो हमारे पास NCN पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये निकालना चाहें कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कैलकुलेशन करना चाहें, कर सकते हैं। वैसे आंसर 1 ही आएगा इसका, मगर कर भी सकते हैं। जैसे पहला पर्सन है 1, उसको अपना ही नेम टैग मिलेगा, इसका चांस क्या है, 1/n। दूसरा भी एक ही पर्सन है, उसको अपना नेम टैग मिलेगा, इसका चांस क्या है, 1/n। ऐसे हर पर्सन, एक इकलौता पर्सन है, उसको अपना नेम टैग मिलेगा, इसका चांस है 1/n। तो हो गया n × 1/n यानी कि 1। वैसे ये सिंपल सा नोशन है कि अगर 10 लोगों को उनके नाम की पर्ची बांटनी है तो एक ही रास्ता सही हो सकता है, बाकी कोई और भी जो ऑल्टरनेटिव रास्ता होगा उसमें किसी ना किसी को तो गलत पर्ची मिली होगी, ठीक है ना। 10 लोग हैं, 10 पर्चियां बनाई है आपने, एक ही करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, बाकी जो भी सीक्वेंस आपने बनाया वो सब उसने कहीं ना कहीं गलती जरूर की होगी। तो करेक्ट ऑप्शन तो एक ही हो सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन से भी बता सकते हैं इसको। Okay, a right angle triangle has two equal sides of 1 inch. One of these sides drawn horizontally is divided into n+1 equal portions. On each portion after the first, a rectangle is formed with height equal to the vertical distance from the left hand portion of the hypotenuse of the triangle. Find the sum of rectangle areas S and its limiting value. ये क्वेश्चन जो है एज इट इज हमारी बुकलेट के अंदर है, और n नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों ने डाउट सेशंस में इसको पूछा है, n नंबर टाइम्स हमने सॉल्व करके बताया है। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उन्होंने तो इस क्वेश्चन को मतलब एक तरह से उनको इसका क्या कहते हैं हिंदी में, घोटा लगा रखा होगा, ठीक है। इतनी बार उन्होंने करा हुआ है क्वेश्चन ये वाला, और ऑब्वियसली वीडियो लेक्चर में तो सॉल्व है ही। क्या है जी, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, जिसमें अब आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इसको बोलते हैं जिसका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल साइड का होता है। हाइपोटेन्यूज का भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, आपको पता है।
अब उसमें क्या कर रहा है कि आप जो बेस है उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है यहाँ पर। हाँ, इसको बनाना है हमको आइसोसेलेस, तो इक्वल लेनी पड़ेगी साइड इसकी। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ पर बन गया आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, इसकी परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। और इसके ऊपर फिर क्या कर रहे हैं आप कि आपने यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनाए हैं। कैसे बनाए? पहले आपने इस बेस को, इस पे n पोर्शंस मार्क कर लिए। जब आपने n पोर्शंस मार्क कर लिए तो n+1 डिविजन्स हो चुके हैं। भाई अगर आप एक स्टिक को एक बार तोड़ते हैं तो 2 पोर्शन हो जाते हैं, एक बार और तोड़ते हैं तो 3 पोर्शन हो जाते हैं, यानी 2 बार तोड़ेंगे तो 3 पोर्शन हो जाएंगे, 3 बार ब्रेक करेंगे तो 4 पोर्शन हो जाएंगे, तो n बार ब्रेक करेंगे तो n+1 पोर्शन हो जाएंगे। तो n+1 पोर्शन के लिए हमने n बार उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो n टाइम्स ब्रेक किया, और इन सब की जो लेंथ है वो बराबर है 1/n+1। और यहाँ पर आपने टिल हाइपोटेन्यूज एक बना दिया रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल सब पे बना दिया, इस पे भी सब पे एक बना दिया रेक्टेंगल। थोड़ा डायग्राम को सिमेट्री में यहाँ पे मिस कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। उसको एक बार कोशिश कीजिएगा, सही से बन जाएगा आपसे तो, क्योंकि ये पेपर तो वैसे भी MCQ है तो आपको डायग्राम शो नहीं करना है कहीं पर, मगर फिर भी तो ये इस तरह से कुछ सिचुएशन है। और ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं हमने, इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम क्या होगा वो मुझको यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। लास्ट नहीं है रेक्टेंगल, इन सब के एरियाज का सम क्या होगा मुझे मालूम करना है। देखिए जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, सबका आप देख लीजिए, सबका जो विड्थ है वो तो 1/n+1 ही है, सबका विड्थ 1/n+1 है। फर्स्ट की मगर जो हाइट है, या इसको लेंथ कह सकते हैं आप, वो क्या है? अगर ये 1/n+1 है ना सर, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी 1/n+1 है, तो टोटल हाइट 1 है। 1 में से आपने 1/n+1 छोड़ दिया, तो विड्थ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 1/n+1 एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 1 - 1/n+1। क्योंकि टोटल लेंथ 1 थी, उसमें से ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन कितना, जितना ये है 1/n+1, तो कितना रह गया जी? ये आ गया n/n+1। इस तरह से विड्थ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, विड्थ तो सबकी 1/n+1 ही है, इसकी भी 1/n+1 है, सेकंड वाले की भी, मगर इसकी हाइट अब कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे 2 पोर्शंस छूट गए हैं बोले, एक ये छूटा और एक ये छूटा, तो इसकी जो लेंथ है वो है 1 - ट्वाइस ऑफ 1/n+1, तो दिस इज n - 1/n+1। ऐसे विड्थ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल क्या होगा? सबकी विड्थ बराबर है, थर्ड की भी 1/n+1 होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी? अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए 3 पोर्शंस छूट रहे हैं, 1 2 3, तो इसकी लेंथ होगी 1 - 3/n+1, यानी n - 2/n+1। तो ऐसे करते करते विड्थ ऑफ nth रेक्टेंगल 1/n+1 एंड लेंथ क्या होगी? अब उसमें से हम कितने पोर्शन माइनस करेंगे? n पोर्शंस माइनस करेंगे। भाई फर्स्ट में 1 पोर्शन माइनस किया था, सेकंड में 2 माइनस किया, थर्ड में 3 माइनस किया, तो nth में n पोर्शंस माइनस करेंगे, तो ये रह जाएगा 1/n+1। तो s क्या है? सम ऑफ एरियाज। फर्स्ट का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ होता है सर, 1/n+1 इंटू n/n+1, तो 1/n+1 इंटू n/n+1। सेकेंड का 1/n+1 इंटू इसकी विड्थ है n - 1/n+1। थर्ड का 1/n+1 इंटू n - 2/n+1, और इस तरह से लास्ट का 1/n+1 इंटू 1/n+1। तो ये हो गया जी n/n+1 का स्क्वायर प्लस n - 1/n+1 का स्क्वायर प्लस n - 2/n+1 का स्क्वायर प्लस अप टू 1/n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए 1/n+1 का स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बच गया क्या? n प्लस n - 1 प्लस n - 2 प्लस अप टू 1। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है बच्चों? n/n+1, तो 1/n+1 का स्क्वायर इंटू n+1/2। मैंने पहले कुछ और बोल दिया क्या? n इंटू n+1/2, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या? n/2 ऑफ n+1। तो s जो है वो क्या आ गया?
n बाय ट्वाइस n प्लस 1, n बाय ट्वाइस। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू भी पूछ रहे हैं उसकी, वो भी निकाल लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जी? लिमिटिंग वैल्यू होगी s इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n बाय 2 n प्लस 1, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो यूजिंग लॉपिटल ऊपर का डेरिवेटिव 1, नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 1, यानी 1/2 इज द आंसर। तो n बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इज द सम, और लिमिटिंग वैल्यू आ रही है उसकी 1/2। और अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू क्या है बेसिकली, ये जो ट्राइंगल है ना, अगर आप इनफाइनाइट पोर्शंस कर देंगे तो इनफाइनाइट पोर्शंस करने पर ये जो ट्राइंगल्स है ना सारे से बचे हुए, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो मेन ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2। तो अगर आप इनफाइनाइट पोर्शंस कर देंगे तो जो इन रेक्टेंगल्स का सम है बेसिकली वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल ही आ जाने वाला है, 1/2 के इक्वल आ जाने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर है n बाय 2 n प्लस 1 और लिमिटिंग वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर 2। राइट, समझ गए बात को? क्लियर? तो देखा आपने, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले नहीं प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम में जाके तो उसको एक बार विजुलाइज करना भी मुश्किल हो सकता है। ये बात तो मैं मानता हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एकदम सामने पड़ जाए और पहले प्रैक्टिस करके नहीं गए तो समस्या आ सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में करवा देते हैं, ताकि एग्जाम में जाने के बाद बच्चे को ये ना लगे कि इस तरह क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था पहले। समझ गए? तो ये हुआ जी इतना। इसके आगे जो है अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैंने करके दिखा दिए आपको, इसके बाद 7th ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट? ओके, थैंक यू।